तो आइए जान लेते हैं इस हफ्ते की हेडलाइंस। यूनिस्वैप का टाइटन्स के साथ टकराव, एसईसी के साथ कानूनी भिड़ंत की संभावना, नई दिशा में कदम, ईगन लेयर का मेन नेट पर एक उत्कृष्ट लॉन्च, टेक जायंट्स एकजुट, कॉइनबेस और गूगल क्लाउड ईगन लेयर के खेल को बढ़ाते हुए, ग्रे स्केल का नया उतार, दैनिक जीबीटीसी आउटफ्लो बाजार की संतुलन की दिशा में परिवर्तन के संकेत देता हुआ, और आखिरी हेडलाइंस, मोनेट की बड़ी चाल, ईवीएम चेन के लॉन्च से पहले भारी $225 मिलियन का संचय। नमस्ते एंड वेलकम टू डिजिटल दुनिया हफ्ते का सफर, जहां हम बात करते हैं हर हफ्ते वेब3, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की। मैं हूं आपका दोस्त मनीष, आपका होस्ट, और मेरे साथ है हमेशा की तरह अपूर्वा, हमारे डिजिटल जगत के गाइड। डिजिटल दुनिया में जो भी नया और ट्रेंडिंग है वो सब कुछ आप तक लेकर आते हैं, गहराई से एनालिसिस, लेकिन एक बहुत ही मज़ेदार बातचीत के साथ। आपको हर पल कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। खैर, तो तैयार हो जाइए, अपने हेडफोन्स लगाइए और चलिए हमारे साथ इस डिजिटल सफ़र पर। अपूर्वा, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनीष, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो आइए जान लेते हैं इस हफ्ते की हेडलाइंस। यूनिस्वैप का टाइटन्स के साथ टकराव, एसईसी के साथ कानूनी भिड़ंत की संभावना, नई दिशा में कदम, ईगन लेयर का मेन नेट पर एक उत्कृष्ट लॉन्च, टेक जायंट्स एकजुट, कॉइनबेस और गूगल क्लाउड ईगन लेयर के खेल को बढ़ाते हुए, ग्रे स्केल का नया उतार, दैनिक जीबीटीसी आउटफ्लो बाजार की संतुलन की दिशा में परिवर्तन के संकेत देता हुआ, और आखिरी हेडलाइंस, मोनेट की बड़ी चाल, ईवीएम चेन के लॉन्च से पहले भारी $225 मिलियन का संचय। इससे पहले कि हम इन हेडलाइंस को विस्तार से समझें, आइए जान लेते हैं अपूर्वा के साथ कि पिछले हफ्ते की मार्केट एनालिसिस क्या कहती है, क्या रही हलचल। तो अपूर्वा, क्या है मार्केट एनालिसिस पिछले हफ्ते की? मनीष, नया हफ्ता पुरानी कहानी। तो पिछले 3 हफ्ते से हम जो रेंज बाउंड हो रहे हैं, राइट, तो वही चल रहा है। बिटकॉइन 2% डाउन है वीक ऑन वीक, इथेरियम 3.6% डाउन है वीक ऑन वीक। चहल पहल, एक ड्रॉप आया, फिर एक उछाल आया, और आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पिछले 24 घंटे में फिर से ये ड्रॉप आया। तो मुझे ये लगता है कि ये कुछ ऐसा ही चलता रहेगा, और ख़ास करके 2 बड़े बड़े संकेत है। एक, बिटकॉइन हार्विंग का जो ब्लॉक है वो 19 या 20 अप्रैल को होगा, तो वो एक ट्रिगर पॉइंट रहेगा, और उसके बाद थोड़ी मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। और मुझे लेकिन शायद उसमें डिले हफ्ता 2 हफ्ता निकल सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा यूएस में फाइनेंशियल ईयर एंड का जो टैक्स का शेड्यूल है वो आपका अप्रैल एंड होता है। तो काफ़ी सारे निवेशक क्या करते हैं कि उनकी पोजीशन अगर लॉस मेकिंग है तो वो लॉस बुक करते हैं फॉर राइट ऑफ, और अगर प्रॉफिट में है और टैक्स पे करना है तो फिर भी सेलिंग हो जाता है टू गेट फंड्स टू पे फॉर टैक्स, राइट। तो इन वजहों से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि कोई गति दिखेगी मार्केट में अप्रैल एंड तक। तो हम यूं ही रेंज बाउंड रहेंगे, शायद 60 to 75 के बीच का जो रेंज है वही लग रहा है मुझे। तो वॉच दिस स्पेस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है हमारा ब्रिजिंग वॉल्यूम। तो मनीष, ये रहा पिछले हफ्ते का ब्रिजिंग वॉल्यूम। जैसे हम देख रहे हैं कि गति सब कुछ हर जगह से इथेरियम, सोलाना और बेस नेटवर्क की तरफ ही जा रही है, और इस बार हमको ये देखने को मिला है कि आर्बिट्रम में काफ़ी सारा ब्रिजिंग हो रहा है, यानी लिक्विडिटी फ्लो हो रही है आर्बिट्रम में। तो आने वाले हफ्तों या महीनों में हम आर्बिट्रम की साइकिल के होने के काफ़ी संभावना है। तो वॉच दिस स्पेस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हालांकि सोलाना के लिए काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, उनकी फीस बहुत कम है, लोग लेकिन वो देख नहीं सकते। बहुत सारे ट्रांजैक्शन फेल हो रहे हैं, यानी आपको कोई एक ट्रांजैक्शन करना होता है तो 3-4 बार करना पड़ता है, तब जाकर आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो ये हो रहा है तकनीकी रीजंस की वजह से। जैसे इथेरियम में क्या है कि टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे, मैफ पूल होता है। इसका मतलब ये होता है आसान सी भाषा में कि अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन करना है और कंजशन है तो आप अपनी गैस की फ़ी बढ़ा सकते हो, और आपका ट्रांजैक्शन को प्रायोरिटी क्यू में एक्सेस मिल जाता है, तो तुरंत निकल जाता है। वो यही चीज़ आर्बिट्रेज और सैंडविच अटैक, यानी लोगों को काफ़ी महंगा कर रहे हैं इथेरियम। तो इस चीज़ से निजात पाने के लिए जो सोलाना ने सॉल्यूशन डाला था, तो उन्होंने मैफ पूल नहीं रखा है जो फीस का।
तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि बॉट्स जो होते हैं ना, तो आप इंसान, मैं और आप एक साथ 10 सेकंड के अंदर 5 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन जब बॉट्स आते हैं तो 1000 ट्रांजैक्शन 5 सेकंड में हो सकते हैं, राइट? तो वो जो बैंडविड्थ है सोलाना की, वो कंजस्ट कर रहे हैं बॉट्स की वजह से कंजेशन हो रहा है वो हाँ जी। bandwidth। तो होपफुली सोलाना विल ट्राई एंड फिक्स दिस, बिकॉज कई बार ये होता है कि अब मुझे पैसे की परवाह नहीं है, बट मेरा ट्रांजैक्शन स्ट्रेट अवे होना चाहिए, वो टाइम प्रायोरिटी में होता है, राइट? तो वैसे निवेशकों के लिए, वैसे चयनकर्ताओं के लिए ये बड़ी समस्या हो जाती है। तो यू माइट लाइक सोलाना अपना बेस खो सकता है अगर ये सॉल्यूशन जल्दी लेकर नहीं आया तो। चलिए मूव ऑन करते हैं, हम चलते हैं अब डेक्स वॉल्यूम की तरफ। तो डेक्स वॉल्यूम भी हमें जो दिख रहा है मनीष, सबसे ज़्यादा 36% ऑफ वॉल्यूम इथेरियम पर है, 18% बाइनांस स्मार्ट चेन, और तीसरे नंबर पर है सोलाना। तो कोई नई बात नहीं है, रेगुलर रूटीन वीक इन वेब3। तो ये था हमारा आज का मार्केट अपडेट। थैंक यू अपूर्वा। बहुत ही आराम से और आसानी से आप ये मार्केट अपडेट दे देते हैं, जो काफ़ी इंट्रीगिंग हो सकता है किसी भी एक नए यूज़र के लिए, अगर उनको चीज़ें समझनी है, लेकिन आपकी वजह से वो काफ़ी आसान बन जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारी जो हेडलाइंस हैं उनको थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली हेडलाइन मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है अपूर्वा, कि यूनिस्वैप का टाइटन्स के साथ जो टकराव है और जो इसकी SEC के साथ जो भिड़ंत, जो लीगल बैटल है, जो कानूनी भिड़ंत की जो संभावनाएं बन रही हैं, उसके बारे में आप क्या अपडेट है आपके पास? ये है पेंडोरास बॉक्स, ये खुल चुका है और ये आने वाले सालों तक चर्चा का विषय बनने वाला है। तो ये आप जैसे देख रहे हो, ये पोस्ट है हेडन एडम्स की। ये है फाउंडर यूनिस्वैप डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के। तो यूनिस्वैप लैब्स को SEC ने इन्फोर्समेंट नोटिस दी थी है, उसको वेल्स नोटिस भी कहा जाता है US में। तो इसके साथ ही ये नोटिस के साथ ब्यूगल बज गया है यूथ का, और SEC ऐसा क्यों कर रहा है वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो SEC ने रिपल के ऊपर केस किया 2020 में, राइट? उसमें भी उनको हार का सामना करना पड़ा, फिर कॉइनबेस के साथ, फिर ग्रेस्केल के साथ। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको रेगुलेशन बनाने नहीं है। दो पहलू है, एक ये कोर्ट में केस करते हैं और फिर हारते हैं, तो वो दिखाने के लिए अच्छा लगता है, भाई हमने कोशिश कर ली इनको रेगुलेट करने की, बट ये तो कोर्ट का ऑर्डर था। तो बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, वो पास ऑन कर रहे हैं, राइट? और गैरी गेंसलर जो चेयरमैन है अभी SEC का, तो मेरे को लगता है कि उसके एम्बिशन और उसके एस्पिरेशन पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो यूनिस्वैप पर एनफोर्समेंट नोटिस जो उनको भेजी है, राइट, ये कोई भी पैमाने में ये हफ्ते या महीने में सॉल्व नहीं होने वाले। ये इसका 3-4 साल 5 साल भी लग सकते हैं, और तब तक गैरी गेंसलर तो रहने भी नहीं वाला है ऑफिस में। लेकिन उसके जो एस्पिरेशंस है पॉलिटिकली, तो वो अपने CV पर दिखा सकता है कि मैंने इनको एनफोर्समेंट नोटिस डाली थी, बड़े बड़े नामों को, बड़े बड़े दिग्गज को। तो आउटकम को कोई देखता नहीं है वो अपना CV बना रहा है। तो ये एक काइंड ऑफ स्पेक्युलेटिव वर्जन है। और उसके साथ अगेन किसके लिए नोटिस दी है वो भी क्लैरिफाई अभी नहीं हुआ है। तो जैसे अब नोटिस आ गई है, तो अब तहकीकात शुरू होगी, तो धीरे धीरे पता चलेगा। बट यूनिस्वैप के 3 पहलू है मनीष। अगर आप कोई भी पहलू को ज़्यादा समझना चाहते हो या खोलना चाहते हो, तो बेफिक्र होकर मुझे पूछना, मैं आपको बताऊंगा। तो एक पहला पहलू है यूनिस्वैप लैब का जो वॉलेट है। तो जैसे वेब3 के वॉलेट है, कॉइनबेस का वॉलेट है, मेटामास्क है, वैसे ही यूनिस्वैप का भी एक वॉलेट है। तो एक एंटिटी ये है। दूसरी है एंटिटी यूनी टोकन, जो यूनिस्वैप का DAO है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा कंट्रोल, जो कम्युनिटी कंट्रोल करता है यूनिस्वैप की टोकन को, वो दूसरा पहलू है। और तीसरा और आखिरी पहलू है यूनिस्वैप का AMM, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, राइट? तो या तो वो इलीगल एक्सचेंज का आरोप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो पूरी पारदर्शिता है, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है, एक बंदा भी इन्वॉल्व नहीं होता है वो प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए। तो बेसिकली इट्स अ कोड, जैसे TCP/IP, IP, HTML, ये जो टेक्नोलॉजी है, राइट? अब
वो इंटरनेट की इंफ्रास्ट्रक्चर टूल्स है, वो कोई ओन नहीं करता है। तो आप वो तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, राइट? वो तो जी सबको उसी को फॉलो करना है। जी। तो ये कुछ मुझे हजम नहीं होता ये AMM, इट्स बेसिकली अ कोड। तो आप कोड के ऊपर मुकदमा करना चाहते हो तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि इट्स अ नो विन सिनारियो। ये बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकत है। एक ये, दूसरा चलो आगे चलते यूनी टोकन। तो जैसे रिपल XRP की जो कोर्ट केस था, उसमें बहुत क्लियर आदेश दिया हुआ था कि जब आप टोकन निवेशकों को, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो या रिटेल हो, जब आप बेचते हो वो सिक्योरिटी होती है। लेकिन अगर कोई भी टोकन का आदान प्रदान एक्सचेंज पे होता है तो उसको ना सिक्योरिटी माना जाता है और ना ही उसको इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि बेसिकली आपके और मेरे बीच में अगर मुझे कुछ लेना है तो मैं ले रहा हूँ, आपको बेचना है इसलिए आप बेच रहे हो, तो इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। इसका जो आउटकम था। फिर ऊपर चलते हैं यूनिस्वैप वॉलेट, जो तीसरा लेयर है। अब यूनिस्वैप वॉलेट वही सिनारियो था कॉइनबेस के लिए भी। अब वॉलेट अगेन ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, वॉलेट को सिर्फ उसके ओनर ऑपरेट करते हैं और वही लोग कंट्रोल करते हैं। तो वो तो एक प्लेटफॉर्म है। तो कॉइनबेस के केस में भी SEC हार गई, क्योंकि SEC ने बहुत ही आसान भाषा में सिंप्लीफाइड वर्जन में कह दिया था कि वॉलेट को आप प्लेटफॉर्म नहीं कह सकते हो, या वॉलेट सिक्योरिटी नहीं गिनी जा सकती है। तो ये तीन बड़े बड़े पहलू है जो दिख रहे हैं या स्पेक्यूलेटेड है कि यहाँ पर कुछ हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि ये तीनों पहलू में कुछ मिलने वाला है। जैसे मैंने कहा, दिस इज़ मोर ऑफ अ पॉलिटिकल गेम रेदर देन रेगुलेशन गेम। और यूनिस्वैप की जो पोजिशनिंग है, हालांकि पूरी टीम प्रेशर में रहेगी, उनका काम बढ़ जाएगा, लेकिन आपको अगर बोला गया हो कोई भी टीम ने कि आपके बेस्ट प्लेयर को सामने वाली टीम के बेस्ट प्लेयर को सामने भेजो, उनसे लड़ाई करनी है, तो उस इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इट्स वेल फंडेड, तो दे हैव गॉट द रिसोर्सेज टू फाइट इट। अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना हुआ तो भी वो जा सकते हैं। तो SEC could not have chosen the worst enemy to fight with. तो एक चीज़ इसमें ये नहीं समझ में आ रही है मुझे कि ये इसकी शुरुआत ही कहाँ से हुई, मतलब कि ऐसा क्या हुआ कि SEC अब यूनिस्वैप के पीछे पड़ गई है? तो जैसे यहाँ पर इतनी सारी पेचीदगियाँ है मनीष। तो 2021 में वो तहकीकात शुरू कर दी थी उन्होंने, राइट? बट जब तक उनको अब तो क्या तहकीकात जब SEC शुरू करता है तो वो नोटिस देने के लिए आपको केस बनाना पड़ता है। तो वो 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे थे कि क्या कहाँ पर क्या हम पकड़ सकते हैं। तो तब जाकर अभी ये नोटिस आई है। तो वही सिनारियो है कि मार्च में अभी चहल पहल उन्होंने इथेरियम फाउंडेशन के पीछे भी शुरू कर दी है। तो अगर उनको लगेगा कि कुछ मिल सकता है या नोटिस देने के लिए भी आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी को भी आप ऐसे नहीं बुला सकते हो, राइट? चाहे वो फर्जी भी हो, लेकिन आपको कार्रवाई करने के लिए भी कानून का सहारा लेना पड़ता है। तो जो टूल्स में आपको फिट करना है कि कौन सी इंक्वायरी बिठाएंगे, कैसे बिठाएंगे, वो प्रोसेस इथेरियम फाउंडेशन के ऊपर मार्च में शुरू हुआ, इनके ऊपर 3 साल पहले हुआ था। वही चीज़ रिपल के ऊपर, XRP टोकन के ऊपर 2016-17 में शुरू हुई थी और नोटिस दी गई थी दिसंबर 2020 में। तो ये बहुत ही डायनेमिक सिचुएशन है। बट जैसे मैंने कहा कि ये एक ऐसी आग है जहाँ पर हर कोई आकर अपने हाथ सेक रहा है, जिसका जो जैसा फ़ायदा। तो ना किसी को क्लैरिटी में इंटरेस्ट है, ना किसी को रेगुलेशन में इंटरेस्ट है। अगर आप SEC का बर्ताव देखें तो उनका फॉर्मेशन हुआ था 1934 में, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर, टू प्रोवाइड फेयर प्लेइंग फील्ड, राइट? अब आप देख लो, उन्होंने वो कॉइनबेस के पीछे गए, अब इथेरियम का पीछे सूंघ रहे कि कहाँ कुछ मिल जाता है। अब जैसे यूनिस्वैप के पीछे गए ये हफ्ते। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि उनके पास वो कभी FTX के पीछे नहीं गए जहाँ पर स्कैम हुआ था, कभी वो लूना टेरा के पीछे नहीं गए थे जहाँ पर स्कैम था। तो ये ऐसा क्यों होता है कि जो जेन्युइन राइट प्लेयर्स इन द गेम है उनको परेशानी ज़्यादा दी जाती है, बल्कि वहाँ पर फोकस करने के कि जहाँ पर एक्चुअली में प्रॉब्लम्स है। ऐसा तो नहीं कि ये पॉपुलैरिटी का गेम है? जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने।
तो ये उसका गैरी गेंसलर का एम्बिशन अभी क्या है कि मुझे ही इज़ लुकिंग फॉर अ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, तो सीवी बनाने के चक्कर में ये। लेकिन मेरा इसमें मेरा मतलब ये था कि अब देखिए सोलाना के पीछे गए और हार गए तो सोलाना मजबूत होगा ना, उसकी विश्वसनीयता जो है वो कंज्यूमर्स पे बढ़ेगी। यही चीज़ अगर यूनिस्वैप के साथ होती है तो अगर ऑब्वियसली एसईसी इज़ अ बिग नेम इन 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 द यूएस एंड बियॉन्ड, अगर वो उनके पीछे जाते हैं और हारते हैं तो यूनिस्वैप की जो विश्वसनीयता है वो बढ़ेगी। तो मुझे इसका उल्टा गेम लगता है कि ये जाते हैं हारते हैं जस्ट टू गिव देम एन एज। ये ये मेरी एनालिसिस है। खैर वो भी हो सकता है, लेकिन ये जैसे हमने कहा ये अब ये डायनामिक सिचुएशन है और हफ्तों महीनों के लिए या बरसों के लिए इसकी चर्चा होती रहेगी। तो चलते हैं अपने दूसरी खबर की ओर। जी, तो बड़ा मज़ेदार रहा ये। तो खैर जो अगली हेडलाइन हमारी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अपूर्वा आगे बढ़ते हैं हमारी अगली हेडलाइंस की ओर। और ये जो ईगन लेयर का मेन नेट पर इतना बेहतरीन लॉन्च हुआ है, आपके हिसाब से ये नई दिशा में एक कदम है, क्या जानकारी है आपके पास? तो मनीष, जो ये खबर है कि ईगन लेयर ने अपना मेन नेट लॉन्च कर दिया है, इसके बाद वाली खबर भी ईगन लेयर के पास ही है। लेकिन अब पहले यही बात करते हैं कि ईगन लेयर का मेन नेट लॉन्च हो गया और उसके साथ ईगन डीए जो एक्टिवेटेड वैलिडेटर सर्विस का फंक्शन है वो ऑन हो गया है। तो टेक्निकली डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बहुत ही आसान शब्दों में समझना हो तो कोई भी ब्लॉकचेन होती है उसको चलने के लिए 4 लेयर्स चाहिए। तो पहला होता है एग्जीक्यूशन, दूसरा आता है सेटलमेंट, तीसरा आता है कंसेंसस और चौथा पॉइंट होता है डाटा अवेलेबिलिटी। तो जैसे मोनोलिथिक ब्लॉकचेन होती है, जैसे सोलाना है, इथेरियम है, बिटकॉइन है, तो ये सब क्या फंक्शन देती है कि वो चारों चार एक ही लेयर सिस्टम के अंदर होता है। सेलेस्टिया क्या करता है, वो मॉड्यूलर ब्लॉकचेन है, तो वो कहते हैं कि हर एक फंक्शन चारों चार को हम अलग कर सकते हैं। तो कमिंग बैक, बिना गहराई में जाते हुए, डीए क्या होता है, तो डाटा अवेलेबिलिटी होती है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी जो ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन होता है तो उसको परमानेंटली लॉक किया जाता है कि कभी भी वो वेरीफाई हो सकता है। तो वो जो वेरिफिकेशन होता है उसको कहा जाता है डाटा अवेलेबिलिटी। तो ईगन का डाटा अवेलेबिलिटी इज रेडी एंड ओपन। तो ईगन डीए इज कंपीटिंग विद सेलेस्टिया, जो बहुत ही बड़ा नाम बन गया है पिछले 6 महीनों में, और वो भी डाटा अवेलेबिलिटी ही प्रोवाइड करता है। लेकिन इसमें एक बारीकी समझने वाली है कि ईगन लेयर और कुछ नहीं करता है, सिर्फ डीए, और वो भी कम्प्लीटली इथेरियम अलाइंड है। तो वो कोई और ब्लॉकचेन को ये सर्विस ऑफर नहीं कर सकता है। जबकि जो सेलेस्टिया है वो बहुत ही ओपन है, तो वो सोलाना के लिए भी बना सकते हैं डीए आगे जाकर, या कोई नई ब्लॉकचेन के लिए या किसी के लिए भी। तो ये बताना थोड़ा ज़रूरी था मेरे मुताबिक। तो ये डेटा इसमें जो जो आपने बोला कि डेटा अवेलेबिलिटी, तो इसमें तो डेटा होता क्या है? ये ट्रांजैक्शंस का डेटा होता है या इससे कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदा होता है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो डाटा, जो ट्रांजैक्शन का डाटा होता है ना, तो मान लो कि ब्लॉकचेन करता क्या है कि कभी भी डाटा अवेलेबल होता है। तो जैसे आज इथेरियम है या बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन का पहले दिन पहला जो ट्रांजैक्शन है वो उसकी डाटा अवेलेबिलिटी में मौजूद है। तो कोई भी कभी भी 100 साल के बाद भी जाकर वो चेक कर सकते हैं कि वो ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री याद। ब्लॉकचेन इतनी बड़ी गेम चेंजर क्यों कहलाती है? बिकॉज यू आर एबल टू मेंटेन द डाटा एंड सैनिटी ऑफ द डाटा, और उसके साथ वो पारदर्शी बन जाता है। तो यही क्वालिटीज ब्लॉकचेन को इतनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी बनाती है। तो बहुत बढ़िया। और ये देखिए फ़ायदा होता है हर हफ्ते आपसे मिलने में। जो डाउट्स होते हैं वो तो क्लियर होते ही हैं, लेकिन जो आज के ज़माने की जो तकनीकी जानकारियां हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से मिलती हैं। आप तीसरी खबर पर जाओ, उसके पहले मैं आपको एक फिर से, आप पढ़ोगे ये, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप सिर्फ पढ़ो ये, आपके लिए और हमारे दर्शकों के लिए ये ट्वीट पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। बस पहले की ऊपर की 4 लाइन। सो ये श्रीराम टंडन है और ये मेरे ख्याल से ईगन लेयर के करता है जी। और ये बोल रहे हैं कि ईगन लेयर लॉन्चेस द मेन नेट टुडे, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स
vision of building the verifiable digital commons. Ethereum is the verifiable internet. Rollup is the verifiable web server. AVS is the verifiable SaaS. EagleLayer is the verifiable cloud. बहुत बढ़िया. आखिरी की दो चीज़ें तो मुझे समझ में आई, लेकिन शुरुआत की जो दो चीज़ें जो उन्होंने 2 पॉइंट्स दिए हैं, Ethereum is a verifiable internet and rollup is the verifiable web server. क्या समझाने की कोशिश में है? यानी अगर आप इंटरनेट का एक नया चरण जो वेब3 की हम बात करते हैं, राइट, तो इथेरियम इज़ वेरीफाइबल इंटरनेट, क्योंकि यहाँ पर जो भी आदान प्रदान कोई भी ट्रांजैक्शन होता है वो ब्लॉकचेन पर होते हैं, तो कम्प्लीटली ट्रेसेबल हो जाता है. तो वो बना देता है इथेरियम को वेरीफाइबल इंटरनेट. यानी कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी गेम्स, कोई भी फाइनेंस की डीलिंग, जैसे ब्लैक रॉक का भी बीडल का हमने जो एपिसोड रिकॉर्ड किया है, वो फंड डिप्लॉय हुआ है कहाँ पर? इथेरियम पर. क्यों? बिकॉज इट इज़ एन वेरीफाइबल इंटरनेट. समझो आप. रोलअप को वेब सर्वर कहा जाता है. तो रोलअप्स क्या है? रोलअप्स जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी है लेयर 2 जिसके ऊपर बन रहा है. तो इथेरियम इंटरनेट हो गया, ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, बेस नेटवर्क, पॉलीगॉन, मेटिस, ये जो भी सारे लेयर 2s है ये वेब सर्वर्स है. और उसके नीचे जो आता है AVS, एक्टिवली वैलिडेटेड सर्विसेज, राइट. तो जो नोड ऑपरेटर्स होते हैं, राइट, जो ये वेब सर्वर्स को चलाते हैं, वेरीफाई करते हैं, वो AVS हो जाते हैं, जिसको कहा जाता है SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, राइट. और लास्ट लेयर जो है ईगन लेयर इज़ वेरीफाइबल आई क्लाउड. तो ये भी अनोखा चीज़ है. तो ये मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं अभी भी बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, बट मुझे इतनी समझ आई है और मैं उम्मीद करता हूँ और कोशिश करता रहता हूँ कि मैं और गहराई में जाऊँ और इसको समझने की कोशिश करूँ. बहुत बढ़िया. चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारी जो अगली खबर है, अगली जो हेडलाइन है, टेक जायंट्स एकजुट हो गए हैं. कॉइनबेस और गूगल क्लाउड ईगन लेयर के खेल को आगे बढ़ा रहे हैं. तो ये क्या माजरा है भाई यहाँ पर? ये कॉइनबेस और गूगल क्लाउड मिलकर क्या कर रहे हैं? तो हमने जो अभी सेस की बात की ना, AVS, तो बेसिकली जैसे ही मेननेट लॉन्च हुआ, बड़े बड़े दिग्गज नाम जो क्लाउड सर्विस या नोड सर्विस चलाते हैं लोगों के लिए, खुद के लिए, तो वो कूद पड़े. तो कॉइनबेस का भी नोड ऑलरेडी एक्टिवेट हो गया, और उसी तरह से गूगल ने भी अनाउंस कर दिया कि वो भी ईगन लेयर का नोड चलाएंगे. तो ये अगर फिर से तकनीकी डिटेल में जाए बिना अगर आपको समझना, तो ये बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है ईगन लेयर. बहुत बढ़िया. और उसी तेजी के साथ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अपना जो मेरा जो कर्तव्य है वो मैं अपना कर्तव्य भी निभाता चलूँ, और हमारे जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, जो हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको हम अपना डिस्क्लेमर भी बता दें. तो दोस्तों, इस चैनल के ज़रिए हम आपको ब्लॉकचेन, वेब3, क्रिप्टो की दुनिया की जो पेचीदगियाँ हैं उनको समझाने की कोशिश करते हैं. उन आपके जो दुविधाएं हैं इस डिजिटल दुनिया की, उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं. लेकिन कहीं से भी हमारा ये मतलब नहीं है कि हम आपको इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करें या गाइड करें, क्योंकि वी आर नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स. तो आप अगर आपको निवेश करना है तो अपने रिसर्च खुद करिए, और किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनसे संपर्क करिए. अगर आपका कोई सवाल है तो आप इस चैनल पे आइए और हमसे पूछिए, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसका सही और सटीक उत्तर दें. और मेरा ये विश्वास है कि अपूर्वा उसका सही और सटीक उत्तर देंगे. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी हेडलाइन की तरफ. ग्रे स्केल का नया उतार. नए चढ़ाव सुने होंगे आपने, लेकिन ये ग्रे स्केल का एक नया उतार है. दैनिक GBTC आउटफ्लो बाजार के संतुलन की दिशा में एक परिवर्तन का संकेत दे रहा है. क्या माजरा है? तो फिर से क्विक रिकैप. तो ग्रे स्केल एक ट्रस्ट फंड था जो 2013 में बना था सिर्फ बिटकॉइन होल्डिंग के लिए, राइट. तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, US के अक्रेडिटेड इन्वेस्टर जिसको कहा जाता है, अगर वो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते थे तो वो ग्रे स्केल के द्वारा बिटकॉइन में पार्टिसिपेट कर सकते थे. अब भैया हो गया कि जनवरी में ETF अप्रूव हो गया, तो
जो सबसे पुराना फंड था ग्रेस्केल, वो भी कन्वर्ट हो गया ETF में। तो काफ़ी सारे लोग थे जिनके फंड्स ग्रेस्केल में पड़े हुए थे, लेकिन ग्रेस्केल के दो पहलू है कि कई बार ग्रेस्केल का जो बिटकॉइन का फंड है वो डिस्काउंट पर चलता था, कभी प्रीमियम पर चलता था, लेकिन उसको अगर आप डिस्काउंट पर चल रहा है बेचोगे तो आपको लॉस हो जाता है, तो लोग बेचते नहीं थे। तो एक ये पहलू है। दूसरा, जितने भी नए ETF खुले हैं जनवरी में, तो सबसे हाईएस्ट फीस ग्रेस्केल की है। तो इन वजहों से बहुत सारे होल्डर्स अपना ग्रेस्केल से जो फंड था वो विड्रॉ कर रहे थे। तो उसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन क्या होता है कि जैसे वो विड्रॉ करते हैं, ग्रेस्केल को बिटकॉइन को मार्केट में जाकर बेचना पड़ता है, तो वो जो डंपिंग प्रेशर था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे ये हफ्ते हमने देखा कि दिन में $17 मिलियन के ही बिटकॉइन बेचे गए ग्रेस्केल के द्वारा, उसके सामने $90 मिलियन के बिटकॉइन खरीदे गए दूसरे ETF फंड्स के द्वारा। जी, मैं अपने दर्शकों को यहाँ पे बता दूं कि 11 ETF आए हैं, राइट पूर्वा? जी हाँ, बिटकॉइन के 11 ETF आए हैं, तो 11 बड़े प्लेयर हैं इसमें, और छोटे मोटे प्लेयर्स भी नहीं है, ये बड़े प्लेयर्स हैं इसमें। जी। तो ये उतार चढ़ाव जो होता रहता है, तो उनके CEO ग्रेस्केल के CEO ने अनाउंसमेंट किया कि अनाउंसमेंट नहीं, उनको किसी ने पूछा तो उन्होंने एक हेडलाइन दे दी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इक्विलिब्रियम ग्रेस्केल का जो आउटफ्लोइंग फंड था 3 महीनों से वो कम होता जा रहा है, तो शायद अब वो बैलेंस नजदीक के मोड में आ रहा है। जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारी आज की आखिरी हेडलाइन, और सफ़र के अंत में जब हम पहुंचते हैं तो उत्सुकता भी बढ़ जाती है और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी हमारा बढ़ जाता है। मोनेट की ये बड़ी चाल है, EVM चेन की लॉन्च से पहले इनको $225 मिलियन मिले। ये क्या किया इन्होंने? मनीष, आपको याद होगा हमने शायद 3 या 4 हफ्ते पहले ये खबर चलाई थी कि मोनेट फंडिंग के पीछे जा रहा है, और पैराडाइम जो वेंचर कैपिटलिस्ट फंड है वो उनको असिस्ट कर रहा है ये फंड रेज में। और वही हुआ जो हमने फॉलो कर रहे थे 4 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, ये क्लोज हो गया है। मोनेट इज़ द बिगेस्ट रेज ऑफ द ईयर सो फार। $225 मिलियन उनके अकाउंट में पहुंच गए हैं डेवलपमेंट के लिए। तो आप सोच नहीं सकते हो ये इतनी बड़ी खबर है, क्योंकि मोनेट, मैंने आपको तब भी कहा था, शायद आपको याद होगा, कि ये बहुत ही यूनिक लग रहा है, और जिस तरह के लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं तो मुझे स्पेशल लग रहा है। तो मैंने उसके बाद बिल्कुल अच्छी तरह से याद है, यही शब्द, यही एग्जैक्टली यही वर्ड्स आपने बोले थे कि मुझे काफ़ी अलग सा और काफ़ी स्पेशल लग रहा है जिस तरीके से लोग इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। पूरी ईमानदारी के साथ मैंने थोड़ी और छानबीन की, ये समझने की कोशिश की कि मोनेट को इतना अटेंशन क्यों मिल रहा है। तो बहुत ही आसान शब्दों में समझाने के लिए, मोनेट भी नई ब्लॉकचेन बना रहा है, लेकिन वो EVM के ऊपर ही बना रहा है। EVM का मतलब क्या होता है? इथेरियम वर्चुअल मशीन, यानी ये वेरी मच इथेरियम अलाइंड है। लेकिन ये दूसरी ब्लॉकचेन क्यों बना रहा है? क्योंकि सही मानों में इथेरियम का जो वर्चुअल मशीन है, जो कंप्यूटर है, राइट, जिसका शायद आप उसको GPU भी कह सकते हो, राइट, तो उसके जो पुर्जे हैं वो अब 2015-16 में बिल्ड हुए थे। तो उसमें काफ़ी सारे ट्रेड ऑफ्स या खामियां दिखना शुरू हो गई है। तो मोनेट ने क्या किया है कि वो EVM को ही लेकर चल रहे, लेकिन उसका बेटर वर्जन लेकर आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट बना रहा है EVM में। तो उसकी वजह से दे हैव बीन एबल टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ गुड पीपल। अगर आसान सी भाषा में सिंपल जो डिफरेंस मैंने समझा है फॉर मी, फॉर यू, जो हमारे सुनने वालों है, सबको समझने के लिए, तो इथेरियम का EVM जो अभी चला रहे हैं वो, उसमें क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन भेजता है, सब ट्रांजैक्शन एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। तो आप NFT बाय कर रहे हो, आप मीम कॉइन ट्रेडिंग कर रहे हो, आप लेंडिंग कर रहे हो, आप बोरोइंग कर रहे हो, आप टोकन लॉन्च में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो डिसेंट्रलाइज, राइट, वो पूरे ट्रांजैक्शन एक जगह पर ही जाते हैं। तो इथेरियम में अभी जो वर्चुअल मशीन है वो बाइफरकेट नहीं कर रहा है कि कौन सा ट्रांजैक्शन कौन से लेवल का है। वो हर एक ट्रांजैक्शन को इक्वली इंपॉर्टेंट गिन रहा है और इक्वली एनर्जी अलोकेट कर रहा है वो ट्रांजैक्शन के लिए।
तो उससे क्या हो जाता है कि छोटे छोटे ट्रांजेक्शन बहुत महंगे होने लगते हैं और कियोस बन रहा है। मोनेट क्या कर रहा है कि वो पैरेलाइज्ड ईवीएम टेक्नोलॉजी बना रहा है। उसका मतलब क्या है कि वो 4 खांचे में अगर आप बांट लो इसको कि भाई आपको ट्रेडिंग वाला जो ट्रांजेक्शन है वो ऊपर के ढांचे में जाएंगे, उसके बाद वाले ढांचे में NFT के हो गए, उसके बाद वाले ढांचे में मानो गेमिंग के हो गए। तो वो ट्रांजैक्शन को बाइफरकेट करके कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा है और जो सबसे मूल्यवान कैटेगरी होती है उसको हाई प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा सुरक्षा देनी। और जो लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे अब हम दोनों फारकास्टर यूज़ करना शुरू कर चुके हैं, राइट? तो हमने एक पोस्ट किया, तो उस पोस्ट में अगर वो पोस्ट क्लियर हो या ना हो, या 2 मिनट के बाद हो या 2 सेकंड के बाद हो, तो इट इज़ नॉट इम्पैक्टिंग टू मच टू एनी वन ऑफ अस। लेकिन वही जगह पर जो ब्लैक रॉक का बिडल फंड है, वहाँ पर निवेशक ने $25 मिलियन डाले हैं, तो उसको टॉप प्रायोरिटी मिलनी चाहिए ट्रांजैक्शन स्पीड के मुताबिक, फीस के मुताबिक और सिक्योरिटी के मुताबिक। तो कुछ ऐसी गेम खुल रही है मोनेट की वजह से। तो मेरा इंटरेस्ट डेफिनेटली बहुत बढ़ गया है, मैं इसको बहुत ही क्लोजली फॉलो करने वाला हूँ और आगे जैसे सिरे खुलते रहेंगे हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। चलिए, ईवीएम का मौसम हिंदुस्तान में बहुत जल्दी आने वाला है और यहाँ पे भी ईवीएम का मौसम आपने बड़ा अच्छे से समझाया। इसी के साथ दोस्तों, हमारा आज का जो एपिसोड है वो अपने अंत की ओर बढ़ता है और हम ख़त्म करते हैं इसको यहाँ पर। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एपिसोड में भी आपको, एक्चुअली आज के एपिसोड में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमें फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।